क्लासेज फॉर केमिस्ट्री। आज हम लोग केमिस्ट्री के टॉपिक में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए उसमें कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि एक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या होता है। लेकिन उसके पहले कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को थोड़ा सा समझ लेना ज़रूरी होता है। आप जानते हैं कि कोई भी मेटेलिक वायर अगर लिया जाता है तो उस मेटेलिक वायर में मेटल के बहुत सारे एटम्स पार्टिकल्स मिले होते हैं और उनके बीच में ही कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। तो उस कंडक्टर के जो भी पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पास करने में कुछ ना कुछ रुकावट डालते हैं और उसी रुकावट को जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को स्लो डाउन करता है, जो प्रॉपर्टी, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है? तो द टेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और स्लोइंग डाउन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को आप 10th क्लास में भी अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं, उस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनाए हैं, तो इसलिए हम उसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन बस दिमाग में इतना रखना है कि वह एक ऐसी टेंडेंसी है कंडक्टर की जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो धीरे धीरे कम होता है, स्लो होता है। अब जब किसी मटेरियल का कंडक्टर रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होता है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कम होगा, जिसमें मीडियम होता है उसमें कुछ होगा, और जिसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो होता है रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी मेटल के लिए, तो मेटल के लिए रेजिस्टेंस को तो आप R से डिनोट करते हैं, तो ये R जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, एंड R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/A। A मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया के। जैसे कोई वायर है, अगर वायर का लेंथ आप बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर वायर का थिकनेस बढ़ाते हैं तो थिकनेस बढ़ाने के कारण उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस उसका घटता है। यानी मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होता है और पतले वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। उसी तरीके से लेंथ में अगर छोटा वायर हो तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, लेंथ में ज़्यादा वायर हो लंबा तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और इन दोनों फार्मूला को आपस में मिला देते हैं तो हमारा हो जाता है R वेरीज एज L/A। इसी को अगर हम लोग वेरीज का साइन हटाते हैं तो R इक्वल्स टू हो जाता है रो इंटू L/A। यहाँ पर रो जो है एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और इसी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को, रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये है आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो अब इसमें देखिए R जो होता है ये मेटेलिक वायर के लिए या कंडक्टिंग वायर के लिए होता है और ये 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। 2 चीज़ तो आप यहाँ देखें कि लेंथ पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है, इसके अलावा नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है तो ये रेजिस्टिविटी उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है और ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है उसके नेचर ऑफ मटेरियल पर और उसके टेम्परेचर पर। ये आपको A और L से इंडिपेंडेंट होता है। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस याद रखना होगा। रेजिस्टेंस का SI यूनिट जो होता है SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू R होता है और SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी रो इसका होता है
ओम मीटर। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 1 मीटर लेंथ का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके रेजिस्टिविटी के बराबर होता है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई अगर वायर लिया जाए जिसका एल आपका, अब यहाँ से देख सकते हैं रेजिस्टिविटी का वैल्यू निकाल सकते हैं कि अगर एल आपका 1 लिया जाए और ए भी 1 लिया जाए, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर लिया जाए और लेंथ भी वायर का 1 मीटर लिया जाए, तो ये 1/1 आपका कट जाएगा। तो इस कंडीशन में आर का वैल्यू क्या आएगा, रो के बराबर आएगा। तो आर के बराबर रो आएगा, इसका मतलब हुआ कि अगर 1 मीटर लेंथ के वायर का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ये 1 मीटर स्क्वायर हो और अगर उसका रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस उसका अगर 1 ओम लिया जाए तो उसकी रेजिस्टिविटी भी 1 ओम मीटर होगी। तो 1 ओम मीटर रेजिस्टिविटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर एंड हैविंग रेजिस्टेंस 1 ओम इज नोन एज रेजिस्टिविटी 1 ओम मीटर। अब कंडक्टेंस की बात आती है तो कंडक्टेंस में क्या होता है कि रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी को हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं। तो कंडक्टेंस जो होता है हमारा, कंडक्टेंस ये बेसिकली होता है 1 रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कंडक्टेंस को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, तो G = 1/R हो जाता है। तो जब G = 1/R हो रहा है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि G और R का वैल्यू हम ले रहे हैं क्या, रो इंटू L/A। तो जब रो इंटू L/A ले रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि रो L/A। तो इसको हम लोग सीधा कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा कि A/ρL। तो ये G का वैल्यू हो गया A/ρ इंटू L रेजिस्टिविटी के टर्म में। अब इसी में हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस से रिलेटेड टर्म को हमने बोला था रेजिस्टिविटी, तो वैसे ही कंडक्टेंस से रिलेटेड टर्म को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को हम लोग कापा से डिनोट करते हैं, तो हम लोग वहाँ लिख सकते हैं कि ऑल्सो G = 1/ρ इंटू A/L। और यहाँ पर जो 1/ρ का वैल्यू जो है यही, इसी को हम लोग बोलते हैं कापा इंटू A/L। और सीधा लिख सकते हैं कापा A/L। तो ये आपका हो गया कंडक्टेंस। अब इस कंडक्टेंस का SI यूनिट लिया जाए तो कंडक्टेंस का SI यूनिट होता है SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस जो होता है G का, तो कितना होगा, तो रेजिस्टेंस का उल्टा, जब कंडक्टेंस है रेजिस्टेंस का उल्टा, तो SI यूनिट भी उसका उल्टा होगा। तो SI यूनिट रेजिस्टेंस का हम लोग लेते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ R नहीं, ओम। तो इसको हम लेंगे क्या, 1/ओम, और इसको 1/ओम लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग लिखते हैं 1/ओम को लिखते हैं साइमन। और ये रेजिस्टेंस के कंडक्टिविटी के आधार पर, रेजिस्टेंस के यूनिट के आधार पर कंडक्टेंस का यूनिट लिखने का यहाँ पर एक चीज़ होता है कि जैसे ओम लिखा गया है OHM, तो इस स्पेलिंग को अगर उलट देते हैं तो ये हो जाता है MHO, इसको मोहो पढ़ते हैं। तो ये साइमन भी बोलते हैं या फिर मोहो बोलते हैं। तो कंडक्टेंस का SI यूनिट हो गया मोहो या साइमन,
और इसी तरीके से अगर कंडक्टिविटी का लिखें कि SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी मीन्स कापा, तो ये क्या हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा। तो रेजिस्टिविटी में हमने क्या लिखा था, ओम मीटर, तो ये हो जाएगा 1/ओम मीटर, और 1/ओम को आप लिखते हैं साइमन या हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/ओम यानी साइमन को हम लोग S से डिनोट करते हैं, और पर मीटर है तो साइमन पर मीटर लिख देते हैं, और महो पर मीटर भी लिख सकते हैं, महो पर मीटर। तो ये आपका हो जाता है कंडक्टिविटी का SI यूनिट। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी को हमने डिफाइन किया। SI यूनिट में अगर सेंटीमीटर में बदलना हो तो मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलने के लिए जहाँ 1 मीटर है वहाँ पर 100 सेंटीमीटर करेंगे, बाकी आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो जैसा रेजिस्टेंस के बारे में आप जानते हैं कि किसी भी मेटल के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता था उसके नेचर ऑफ मटेरियल पर, उसके टेम्परेचर पर, उसके साइज पर, और उसके साइज मीन्स लेंथ पर, और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर। टेम्परेचर के साथ वेरिएशन में हम लोगों ने रेजिस्टेंस के लिए देखा था कि रेजिस्टेंस आपका टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल के लिए बढ़ता है और घटाने पर कम होता है। तो उसी तरीके से अब कंडक्टिविटी को और कंडक्टेंस को भी हम वहाँ पर रिलेट कर सकते हैं कि किसी भी मेटल का जो कंडक्टेंस होगा वो डिपेंड करेगा उसके नेचर ऑफ मटेरियल पर, उसके टेम्परेचर पर, शेप एंड साइज पर। तो शेप एंड साइज की बात यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, उसका कैलकुलेशन फिजिक्स में ज़्यादा करना है, लेकिन टेम्परेचर डिपेंडेंस को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस में क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है मेटल के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज करेगा, घटेगा। और उसी तरीके से अगर रेजिस्टेंस मेटल के लिए टेम्परेचर कम करने पर बढ़ता है तो घटता है, टेम्परेचर कम किया जा रहा है तो घट रहा है, उल्टा होता है वहाँ पर। तो इसलिए कंडक्टेंस जो होता है उसके अनुसार सीधा चलेगा, यानी टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा मेटल के लिए, और अगर टेम्परेचर को घटाएंगे तो वहाँ पर आपका कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, चूँकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट की बात आती है, सेल की बात आती है। तो सेल के जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टी पाई जाती है रेजिस्टेंस की और कंडक्टेंस की। तो उसके जो कंडक्टेंस होते हैं या जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको आयनिक रेजिस्टेंस या आयनिक कंडक्टेंस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस भी उसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होता है उसको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बोलेंगे या फिर आयनिक कंडक्शन बोलेंगे, आयनिक कंडक्टेंस बोलेंगे। ध्यान रखना है कि मेटल के केस में या कोई भी सॉलिड कंडक्टर है तो उस कंडक्टर के केस में जो इलेक्ट्रिक करंट पास करता है ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास करता है। लेकिन आयनिक सॉल्यूशन में या जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट में जो इलेक्ट्रिक करंट पास करता है वो आयंस के कारण पास करता है, वो निगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन दोनों के फ्लो के कारण पास करता है। तो आयन डिपेंडेंट होता है, जबकि मेटल में ऐसा आयनिक डिपेंडेंट नहीं पाया जाता है। अब इसके बाद जो कंडक्टेंस होता है किसी आयनिक सॉल्यूशन का, तो एक्वस सॉल्यूशन का आयनिक फॉर्म में जो है, तो उसका डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, और उसमें जो आयंस प्रेजेंट हैं उनके साइज पर डिपेंड करता है, आयंस के आयन के काउंटिंग पर डिपेंड करता है, यानी उसके सॉल्वेशन पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और इसके बाद आगे कुछ और टॉपिक को हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड। तो इस कंडक्टेंस के प्रॉपर्टी को आप इस वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, हमने इसको लिस्टेड कर दिया है कि डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टेंस। तो ये जैसे हम लोग कंडक्टर में देखे हैं कि दो टाइप का कंडक्टर होते हैं, एक होते हैं मेटालिक कंडक्टर, और मेटालिक कंडक्टर में चूँकि इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होता है इसलिए हम लोग उसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी लिखते हैं।
तो मेटेलिक कंडक्टर में या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में आपका कंडक्टेंस कैसे डिपेंड करता है, तो एक डिपेंड करता है ऑन द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। मेटल का नेचर कैसा है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस पर डिपेंड करेगा। एल और ए यानी लेंथ और एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया को यहाँ पर छोड़ दिया गया है, चूँकि हम लोग इससे रिलेट करके इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में आएंगे, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में आपको कोई साइज तो होता नहीं है, वॉल्यूम से मतलब होता है, इसलिए एल और ए को हम छोड़ दे रहे हैं यहाँ पर। फिर ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। अब जिस मटेरियल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या हर एटम में ज़्यादा होगी तो उसमें कंडक्शन ज़्यादा होगा, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी उसमें कंडक्शन भी आपका कम मिलेगा। तो उसके अलावा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और आप जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस बढ़ने का कारण क्या है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण, तो इसलिए वहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस आपका डिक्रीज करेगा। तो लिखा है हमने कि ऑन टेम्परेचर कैसे डिपेंड करेगा, तो ये डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये लाइन कभी कभी आपको पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, इसलिए इसको याद रखेंगे। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर या आयनिक कंडक्टर में जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उनमें आयन होते हैं। ऐसे देखा जाए तो जनरली हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं उसमें वाटर जरूर रहता है किसी न किसी परसेंटेज के रूप में, किसी न किसी अमाउंट में। और आप जानते हैं कि वाटर इटसेल्फ एक कंडक्टर है, और वो कंडक्टर कैसा है तो वेरी पुअरर कंडक्टर है, बहुत स्लो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन एब्सोल्युटली इंसुलेटर नहीं है, क्योंकि वाटर में भी आपको जो कुछ वाटर मोलिक्यूल्स होते हैं वो स्प्लिट होते हैं और हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं, तो इसलिए उसका कंडक्टेंस कुछ ना कुछ होता है, बहुत कम होता है, लेकिन जीरो नहीं होता है। तो अगर हम लोग उसमें कोई आयनिक सॉल्यूशन, आयनिक कंपाउंड या फिर पोलर कोवैलेंट कंपाउंड मिला देते हैं तो उसके कारण आयन का स्प्लिटिंग बढ़ जाता है और वो बेटर कंडक्टर बन जाता है। यही कारण है कि अगर आप वाटर में कॉमन साल्ट मिला देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड मिला देते हैं, H2SO4 मिला देते हैं, HCl मिला देते हैं, तो उस कंडीशन में उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो अब वैसे इलेक्ट्रोलिटिक या आयनिक कंडक्टर जो होते हैं इसमें कंडक्टेंस किस किस पर डिपेंड करेगा, तो ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, जो वाटर में आपने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया गया है उस पर डिपेंड करता है, और उसके कंसंट्रेशन पर। चूँकि इलेक्ट्रोलाइट कम मिलाएंगे तो कम कंडक्टेंस होगा, ज़्यादा मिलाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा कंडक्टेंस होगा, क्योंकि आयन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रिक करंट आयन से रिलेटेड होता है। फिर अगला है कि ऑन द साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। अब इस पर भी डिपेंड करता है, सारे जो आयनिक कंपाउंड्स हैं या पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं तो एक जैसे सॉल्वेबल नहीं होते, तो उनके सॉल्वेशन पर भी डिपेंड करता है कि और जो आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका एटॉमिक साइज क्या है, आयनिक साइज क्या है, छोटा है बड़ा है, उस पर भी आपको डिपेंड करता है। फिर ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, पोलर है, आयनिक है, नॉन पोलर है, उस पर डिपेंड करेगा, और साथ में विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है। तो विस्कोसिटी में क्या होता है कि विस्कोसिटी जब ज़्यादा होगी तो वहाँ पर कंडक्टेंस कम होगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है। जब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन या इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में रुकावट आती है, तो इसलिए वो विस्कोसिटी पर भी डिपेंड करता है। और लास्ट द टेम्परेचर, ऑन द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में ठीक मेटेलिक कंडक्टर का उल्टा बिहेव करता है। इसमें मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है कि टेम्परेचर जब हम बढ़ाए तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, कंडक्टेंस डिक्रीज करता है, क्योंकि अननेसेसरी कोलिजन बढ़ता है उसमें,
पार्टिकल्स के बीच में। लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उसमें आयंस का मूवमेंट बढ़ जाता है, और आयन का मूवमेंट बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलने लगते हैं और ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगते हैं। इसलिए उस कंडीशन में आपका कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है ये, और ये याद रखने वाली बात है कि मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा, और आयनिक या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस भी आपका इंक्रीज करेगा। और ये लाइन बार बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद आप रेजिस्टेंस का यूनिट में कन्वर्ट करना, मीटर में साइमन में, ये आप जान चुके हैं। तो इस तरह से हमने कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के टॉपिक को पूरा किया। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग आएंगे तो कुछ आगे के टॉपिक्स को देखेंगे, और प्रीवियस वीडियो में जो हम लोग बताए हैं उसको आप देख करके रिव्यू कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बनाएंगे, और आप कोशिश कीजिए कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट को समझ करके खुद से ज़्यादा बनाइए। और जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होता है, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं आपके एनसीईआरटी से हैं या साइड बुक से जो भी हैं नहीं बन रहे हैं, तो उनको क्वेश्चन को फॉरवर्ड कीजिए, उस पर सोचिए। क्योंकि आप जितना ही सोचेंगे, जितना ही अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये टॉपिक जितने भी डिस्कस किए जा रहे हैं उतने ही समझ में आएंगे। क्योंकि ये एक बार ऐसा नहीं है कि एक बार आप पढ़ करके टॉपिक को समझ सकते हैं। तो एक बार पढ़िए, कुछ समझिए, फिर भूलते हैं, फिर प्रयास कीजिए, दोबारा तिबारा, प्रैक्टिस से होता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। इसके पहले वाले भी जो वीडियो या आने वाले भी जो वीडियो हैं उसको रेगुलरली देखते रहिए। कॉन्सेप्ट को समझ करके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक को खुद के लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। वीडियो को आप कंटिन्यूअसली देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, आप इससे फ़ायदा ले रहे हैं, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। और आप जो भी सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, तो वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देंगे, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स उनको मिलते रहें। हम लोग पर डे कोशिश रहती है कि कम से कम एक वीडियो लेसन आपका केमिस्ट्री का ज़रूर डाला जाए, और इसी चैनल पर हम 12th का मैथ भी डाल रहे हैं। तो आप देखते रहिए चैनल को। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।